नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश जनप्रतिनिधि में हम एक बार फिर आपके सामने हैं, एक जनप्रतिनिधि के साथ। एक लंबा सियासी अनुभव, कम्युनिस्ट पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। गिरीश गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि ये राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ, राजनीति में कैसे आना हुआ? मैं जब शुरू में यहाँ स्कूल पढ़ने आया लगभग 1969 में, तो उस समय यहाँ पर एक संघर्ष चला करता था। एक ऐसा उसको कह सकते हैं कि सामंतवाद के विरोध में एक बड़ा संघर्ष मेरे मन के भीतर हुआ कि इसमें लड़ाई में शामिल होना चाहिए अपने को। कौन फोरम हो सकता है, तो ऐसा लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ही हो सकती, इसलिए उनके संपर्क में आया और AISF कहलाती उसकी बंगाल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, उसका सदस्य बनने का मौका मिला। वहाँ से राजनीतिक सफ़र शुरू किया। वहाँ से शुरुआत हुई। सक्रिय रूप से छात्र राजनीति के बाद मुख्य धारा में जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है, उसमें कैसे आना हुआ? अब कम्युनिस्ट पार्टी में जब मैं आया तो उस समय चुनाव जीतने का उद्देश्य नहीं रहा करता था। यह है कि पार्टी को गांव के भीतर ले जाना है। तो ये जो लोकतंत्र के भीतर चुनाव की राजनीति है, ये भी काफ़ी असरकारक होती है लोगों से संपर्क में आने में, उनको विचारधारा पहुंचाने में, उनको जोड़ने में। इसलिए 1980 में आदेश हुआ कि आप जाइए, विधानसभा चुनाव आपको लड़ना है। तो मैं गुड़ से जाकर के चुनाव लड़ गया और उसके आधार पर मास बेस तैयार करने का काम शुरू कर दिया। 1980 में आप पहली बार लड़े। दूसरी बार फिर कैसे? 1900 फिर तब शुरू हो गई। तो 1980 में गुड़ से लड़ा। बाद में ये हुआ कि एक और नेता तैयार करना है, तो 1980 में विशंबर पांडे को वहाँ गुड़ दिया और मुझे ये कहा गया कि अब आप मनगमा जाइए, मनगमा तैयार करिए। 1985 में। 85 में। तो 1985 में फिर गुड़ चला गया, उनको गुड़ में दे दिया। विशंबर पांडे को गुड़ से लड़ाया और मैं जा करके 1985 मनगमा लड़ गया। वहाँ भी पार्टी को खड़ा करना शुरू कर दिया। तो दो विधानसभाओं में प्रभाव क्षेत्र बढ़ने का प्रयास किया और इस तरह से हमने शुरू किया। 1972 से लेके 1998 तक आप कम्युनिस्ट पार्टी में रहे जी। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक? आप समाजवादी आंदोलन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1998 में आपने कम्युनिस्ट पार्टी का साथ छोड़ दिया? उसमें कुल मिला के ये था कि कम्युनिस्ट मूवमेंट पूरी तरह से पूरे देश में, जैसे ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर रूस के भीतर ग्लासनोव परिस्थितिका आने के बाद जिस तरह से समापन हो रहा था और अपने को तो उन्हीं को अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यदि बड़ी पार्टी में जाएं तो शायद इनकी लड़ाई को और तेज़ी से लड़ा जा सकता है। और इसीलिए ये हुआ कि यदि चुनाव की राजनीति करना है तो बड़ी पार्टी में जा कर के ज़्यादा काम किया जा सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अच्छा, यकीनन आपने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ आप चुनाव लड़े। पहली बार आप 1998 में 294 वोट से चुनाव हार गए, लेकिन 2003 में आप बड़े अंतर से चुनाव जीते। कैसा था वो माहौल? किस तरह से वो परिस्थितियाँ कैसी थी? नहीं, 1993 में भी मैं उनके खिलाफ लड़ा और उस समय उनके पीछे करीब 2000 का अंतर था मेरा उनका। और जब बहुजन नंबर 2 में थी, नंबर 3 में मैं था 1993 में। भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर में थी मनगमा से। 1998 में जब मुझे अवसर आया, 1993-98 के बीच में अपन ने जैसे एक सिद्धांत था कि संपर्क पर ज़्यादा भरोसा रखो। तो गांव-गांव में जाना, लोगों के बीच में रहना, उनसे बातचीत करना, और उसका परिणाम ये निकला कि बहुजन को 1998 के चुनाव में जब मेरी लड़ाई हुई तो बहुजन को 12,000 या कितना वोट आया, 13,000 वोट आया और भारतीय जनता पार्टी को उस समय 6,000 वोट आया था और 38,000 के आसपास हमको, 38,000 के आसपास 294 का फर्क का। तो वो संपर्क के कारण इस तरह से इतना वोट बना था उनके खिलाफ। दूसरा ये है कि मैं आज भी मानता हूँ कि रीवा की राजनीति में श्रीनिवास तिवारी का कोई मुकाबला हो नहीं सकता है, पर उनने 2-4 गलतियाँ की जिसके कारण उनको परिणाम भुगतना पड़ा। वो गलती ये थी कि जैसे एक बिजली है, आपकी तार में बिजली आती है तो उससे आप 2 प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग ये हो सकता है कि हम बल्ब जला करके रोशनी दे सकते हैं, दूसरा ये हो सकता है कि हम करंट लगा करके किसी को मौत दे सकते हैं। अब हमको तय करना है कि हमको क्या करना है। विकास की दिशा में ले जाकर के लोगों के कल्याण का, अपनी शक्ति का लोक कल्याण के लिए काम करना, विकास के लिए काम करना है, उसको लोगों को नुकसान पहुंचाने का। हमको लगता है यही चूक हुई, पर तब भी उसके बाद भी मैं मानता हूं कि आज उससे बड़ा नेता रीवा विंध्य संभाग में पैदा नहीं हुआ जो संघर्षों के माध्यम से आया हो। उस जमाने का कल्पना करिए, हम लोग तो तब आए
जब सामंतवाद का प्रभाव लगभग समाप्त हो रहा था, तो 1947-45 में कल्पना कोई नहीं कर सकता था कि जा कर के मैदान में खड़ा होकर के इनके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ सकता। उस ज़माने में ये लोग लड़ रहे थे, इसलिए उनके संघर्ष का मैं कायल हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि संघर्ष के माध्यम से राजनीति की ऊंचाइयाँ प्राप्त करने में उनने भी बहुत स्थान प्राप्त किया। 2003 में बड़े अंतर से आप चुनाव जीते, जिसका मूल कारण एंटी इनकम्बेंसी उस समय की सरकार के खिलाफ भी रही होगी। कैसे देखते हैं 2003 की उस लड़ाई को, किस तरह से देखते हैं जो जहाँ पे आपको जीत मिली? पूरे हिंदुस्तान के पैमाने में 2-3 बातें राजनीति में बहुत तेज़ी से चलती हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक बार चुनाव के में सकारात्मक भी वोट पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है, 2 तरह का है। तो कई चुनाव को मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर 98 में नकारात्मक भाव ज़्यादा था और ऐसा लगने लगा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को रिपीट किया गया तो शायद मध्य प्रदेश के विकास की गति रुक जाएगी, इसलिए हर हालत में कांग्रेस को अपदस्थ करना है। इस विचार से मानस पटल में लोगों ने मन बना लिया था। अभी अंतर हम लोग जो ज़्यादा संपर्क कर पाया उसको ज़्यादा अंतर हो गया, बाकी जीते तो तमाम लोग थे। आप जिले की 3 अलग अलग विधानसभाओं या फिर कहें 4, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र सिरमौर में भी जुड़ गया है, 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके हैं। कैसी चुनौतियां रहती थी उस समय और अब कैसी चुनौतियां? पहले आज देखिए, आज एक तो सबसे बड़ा इंटरफेरेंस हुआ आरटी का, उस जमाने में नहीं था, पर आज भी मैं मानता हूँ 2 चीज़ों को आज भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आईटी आई है, सोशल मीडिया आया, इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया, व्हाट्सअप आया, सब चीज़ें आई, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें इंटीमेशन देती हैं, इंटीमेसी नहीं देती हैं। इंटीमेशन इंटीमेसी में शब्दों का फ़र्क है और उसके भाव का बड़ा अंतर है। इंटीमेशन में आप केवल सूचना दे सकते हैं व्हाट्सएप से, सोशल साइट से, और इंटीमेसी जब हम जा कर के किसी के सामने खड़े होते हैं, उसके चेहरे के भाव से जो आत्मीयता पैदा होती है वो सामने संपर्क से ही हो सकती है, इसलिए इंटीमेसी का ज़्यादा महत्व है। पर आज के ज़माने में इंटीमेशन का ज़्यादा महत्व हो गया है, इंटीमेसी थोड़ा सा घट गई है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि संघर्षों के माध्यम से राजनीति का पराभव हुआ है। संघर्ष करने वाले नेताओं के साथ अंतिम पीढ़ी पर मैं ही खड़ा हुआ हूँ। जमुना शास्त्री, श्रीनिवास तिवारी, जगदीश चंद्र जोशी, कई नाम है, फेरिस्त है उसकी। ये संघर्षों के माध्यम से राजनीति में ऊंची पायदान पर चढ़े हैं, पर अब वो शायद धीरे धीरे करके अब दूसरे माध्यम निकल आए हैं, जिन माध्यमों से लोग राजनीतिक ऊंचाइयाँ चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और शायद ये समाज के लिए और देश के लिए शायद मुफीद ना हो या मुफीद हो, अब ये तो जनता तय करेगी, जनता ही तय करती है। तो एक ये है। दूसरा ये है कि नेताओं की विश्वसनीयता गिरी है, इसमें दो राय नहीं है। आज के राजनीति में, राजनीतिक दल में, हाँ, नेता की, किसी भी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नेताओं की, चाहे जिस राजनीतिक दल का हो, उसकी जनता में विश्वसनीयता गिरी है। तो आज राजनीति का जो सबसे बड़ा संकट है नेताओं की विश्वसनीयता का है, समाज उसका विश्वास करे, और ये शायद बड़े प्रयास की आवश्यकता है। अविश्वसनीय होकर के राजनीति में करने से वो बड़ा नुकसान होता है, इसलिए विश्वसनीयता को कायम रखना आज की राजनीति का सबसे बड़ा कोई अहम मुद्दा है, तो नेता की विश्वसनीयता बनाए रखना है। 2003 में जब आप चुनाव जीते, सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा थी कि आप उमा भारती के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इस तरह की चर्चाएं थी उस समय। बहुत सारे उस समय के पत्रकार भी ये कहते हैं और ब्यूरोक्रेट्स का भी मानना है, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2003 के मंत्रिमंडल में आप नहीं शामिल हुए? पार्टी ने गाइडलाइंस तय कर दी कि फर्स्ट टाइमर को नहीं बनाना है, तो उसमें फर्स्ट टाइमर में भी था। लेकिन उसके बाद आप 2 चुनाव जीते हैं। अब वो मुख्यमंत्री का पूरा रोल है, मुख्यमंत्री चाहते क्या है उसके हिसाब से मंत्रिमंडल होता है, और शायद 2 लोगों को स्थान न बनता हो एक जिले के भीतर, ये भी कारण हो सकते हैं, या मुख्यमंत्री को लगता है जब। दूसरा मैं ये मानता हूँ कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं। ठीक है, आप कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के नेता रहे, बीजेपी में आ गए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपके आचरण में आरएसएस की छाप अब तक नहीं बैठ पाई है। अभी भी ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि आप कम्युनिस्ट विचारधारा को दिल और दिमाग से नहीं हटा पाए हैं। क्या ये कभी किसी का डीएनए हटता है? क्या डीएनए हटता नहीं है।
यदि राजनीति के भीतर मेरा डीएनए जो पैदाइशी का है वो यदि कम्युनिस्ट का है तो कम्युनिस्ट होना अलग है, कम्युनिस्ट विचारधारा का होना अलग है। हाँ, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी में होना एक अलग बात हो गई, कम्युनिस्ट विचारधारा की बात। हाँ, ठीक तो है। किसी पार्टी में रह करके कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति क्यों नहीं रह सकता है? यदि वो विचारधारा है कि लोगों को, नीचे तबके के लोगों के लिए काम करना, गरीबों का काम करना, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल जी भी उसी विचार के हैं। अंत्योदय वाले व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर ले जाना, सबसे पहले उसको सुविधा प्राप्त करना, तो दोनों में फ़र्क नहीं है। केवल फ़र्क इस बात का है कि पार्टियों का नाम बदल गया है। और मैंने कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए ही कहा था, मैंने तब भी कहा था कि देखिए हमारी सफलता उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में जब था, सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण है। हम गलती क्या करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले गलती क्या करते हैं, वो मार्क्स के उस उदाहरण से उठाते हैं कि धर्म एक अफीम है, वहाँ से उठाते हैं उस बात को। और मैं ऐसा कहता हूँ कि शायद हम समझने में भूल करते हैं। भाई धर्म अलग है, धर्म का मर्म अलग है। तो मैं उदाहरण देता था कि इलाहाबाद में महाकुंभ होता है, महाकुंभ होता है, हर 12 साल में महाकुंभ होगा, पर उसमें ये धर्म हो गया, महाकुंभ होना धर्म हो गया, और उसमें 5 करोड़ लोग बिना बुलाए चले आते हैं, धर्म का मर्म है। इसलिए हिंदुस्तान में धर्म के मर्म को समझना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक दल को धर्म के मर्म को समझना पड़ेगा। आस्था के भीतर रहने वाले लोगों को हम इस आधार पर उनको खारिज नहीं कर सकते कि ये एक अफीम की बतौर है, हम ऐसा करके खारिज नहीं कर सकते। आज जो परिस्थितियां हैं वर्तमान में राजनीति की, आपने विचारधाराओं की बात की, आपने उन विचारों को इम्प्लीमेंट करने की बात की कि सोसाइटी में जो विचार हैं राजनीतिक दलों के वो इम्प्लीमेंट हो। अलग अलग ठीक है, राजनीतिक दल अलग हो गए, लेकिन मूल जो है समाज सेवा का वो एक है। किस तरह के परिवर्तन देख रहे हैं वर्तमान राजनीति में? 2 तरह का है। एक तो लोकतंत्र में जो हमको अधिकार मिला, माने आम जनता को, उसका प्रयोग वो स्वतः मन से नहीं कर पा रहा है। जो परिवेश का दबाव है, जो अलग अलग दबाव हैं, उन दबावों के बाद स्वतंत्र मन से उस अधिकार का प्रयोग शायद वो नहीं कर पा रहा है। और एक ये मूल कारण है कि जो विचारधारा किसी दल की हो या जो सरकारों का क्रियान्वयन उनकी नीतियों का है, वो शायद उसको करने में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, क्योंकि कितना करने के बाद भी जब उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता तो ऐसा लगता होगा लोगों को कि भाई ये करने से ठीक नहीं हुआ, तो ये शायद करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा करके। पर फिर भी चूँकि लगातार हम काम कर रहे हैं और लोगों का ही काम कर रहे हैं, इतना कल्याण के काम हो रहे हैं, पर वो समझता कि नहीं समझता, इस बात की विशेष बात देखनी पड़ेगी हमको कि हम जिसके लिए कर रहे हैं वो समझे कि हमारे लिए कर रहे हैं। इसलिए ये विचारधारा की आवश्यकता पड़ती है कि हम अपनी विचारधारा को उसके बीच तक ले जाएं। ठीक है। पूर्व में जिला पंचायत के चुनाव हुए, आपके बेटे और भतीजे दोनों चुनाव हार गए। पिछले 2 चुनाव में वोटिंग का जो परसेंटेज है या डिफरेंस है वो भी आपका कम हुआ। इस बार भी आप चुनाव की पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। ऑफकोर्स अब थोड़े दिन बाद चुनाव भी हैं। किन पैमानों पर पार्टी इस बार आपको टिकट देगी? अब ये पार्टी जाने टिकट देती कि नहीं देती, ये उसका काम है। पर जहाँ तक सवाल है वोटों के परसेंटेज का, पिछले बार से मैं ज़्यादा वोट से जीता हूँ। 2008 में हमें देवतला में केवल 21,800 या 22,000 वोट मिला था। इस बार 38,000 वोट मिला 2013 में, तो हम घटे थोड़ी हैं। वोट का हमारा रेशियो हमेशा बढ़ा है, 22,000 से 38,000 गए। पिछली बार भी जो नियरेस्ट कैंडिडेट थी तब भी वो 3700 कुछ वोट से हारी थी, इस बार 4,000 के आसपास से हारी, तो परसेंटेज तो कहीं गिरा नहीं, अपना परसेंट नहीं गिरा इस बार। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात है, मध्य प्रदेश में एक माहौल निर्मित हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों को आप, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आप पहुंचते हैं क्षेत्र में, तो कैसे फेस करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो माहौल निर्मित हो रहा है, ठीक है 15 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर थी, इस बार बूस्टअप हुई है, आगे आ रही है, तो कैसे इस चुनौती को देखते हैं? चुनौती तो हर चुनाव में रहती है, चुनौती का अपन सामना करेंगे, पर संपर्क भी कोई चीज़ होती है। लगातार संपर्क से, लोगों से बातचीत करने से व्यक्तिगत विकास के काम हुए क्षेत्र के भीतर, तो विकास के काम, लोक कल्याण के काम, लोगों के संपर्क के काम, इन सब कामों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि देवतला में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। जहाँ तक रही बात
लड़के की चुनाव की जिला पंचायत के चुनाव को या पंचायत के चुनाव को विधानसभा या लोकसभा के चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता। विधानसभा चुनाव में मुझे 38,000 वोट आया उसी विधानसभा में, और ठीक 3 महीने के बाद लोकसभा के भीतर उसी विधानसभा में जनार्दन जी को 50,000 वोट मिला। तो हम ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी को 37,000 वोट था, तो 2 महीने में 50,000 कैसे हो जाएगा? तत्काल 50,000 हो गया। तो सारी चुनावों की तासीर अलग अलग होती है। जिला पंचायत के चुनाव में कई कारण, कई फैक्टर हो जाते हैं, वहाँ कार्यकर्ता भी काम नहीं कर पाता है। उसके कारण ये रहते हैं कि खुद वो लड़ा हुआ है। और बघेली में एक कहावत है कि पुणिका शब्द आप जानते होंगे, तो हर कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ता है वो पुणिका करता है, तुम हमको करो हम तुमको करेंगे, ऐसा करके। तो वो ईमानदारी से पार्टी का एक तो सिंबल नहीं रहता, तो पार्टी का कोई अधिकृत उम्मीदवार भी हो गया, अधिकृत का नाम रहता है, अधिकृत का सिंबल तो है नहीं, तो उस हिसाब से वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए वो कारण हो सकते हैं, पर ये इसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भिन्न परिस्थितियों में होता है। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान में आपने सबसे ज़्यादा काम किया है, उस राशि को आपने लोगों तक पहुंचाने का, और जो भी लाभान्वित हुए हैं, क्या है मतलब इसका अनुमानित आंकड़ा आपके पास होगा कि किस तरह से इसमें काम किया आपने? एक 3 तरह से काम हुआ इसमें। एक तो अस्पताल का, जिसमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कई बार तो 4-4 लाख, एक तो ये देने का काम किया। कैंसर है, किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट का ऑपरेशन है, इस तरह के अस्पतालों में पैसा पहुंचाने का काम किया। दूसरा एक ये हुआ कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ये संबल तो बाद में आया, संबल आने के पहले भी मैंने अपने विधानसभा में चला के रखा था। एक्सीडेंट से किसी की मौत हो गई तो सारे कागजात निकाल के मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ला करके उसके परिवार को खड़ा होने के लिए देते थे ये। और तीसरा ये है कि व्यक्तिगत जैसे कोई दवाई करा रहा है, छोटे मोटे पैसे की आवश्यकता, 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की, तो उसको ला करके नगद चेक के माध्यम से उसको नगद दिया जा रहा था। इस तरह से ये संख्या तकरीबन 4,000 के आसपास है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देवतलाव की स्थिति ठीक नहीं है। स्थानीय भी बताते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती है। आप 2008 में भी विधायक थे, 13 में भी हैं, उसके लिए क्या पहल की गई? एक तो अपना नई गढ़ी सामुदायिक केंद्र, उसको व्यवस्था सुधारने का काम किया। दूसरा, देवतलाव में भी डॉक्टर बैठा दिया, ढेरा में भी डॉक्टर बैठते हैं, डिघवार में हमारा खुला हुआ है, वहाँ भी डॉक्टर बैठते हैं। अब वो इतने डॉक्टर भी कम पड़ते हैं, वो इस कारण से नहीं कि हमने व्यवस्था सुधारी नहीं, इस कारण से कि मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इतना ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ी है, पूरा सीजनल बीमारियां आती हैं, उसके कारण स्वाभाविक पर उतने डॉक्टरों की संख्या कम पड़ जाती है। और डॉक्टरों की समस्या केवल हमारी भर नहीं है, हमारे जिला अस्पताल में देख लीजिए, हमारे पूरे प्रदेश के स्तर पे हमको कितने डॉक्टरों की आवश्यकता है, देश के स्तर पर कितने डॉक्टरों की आवश्यकता है। इसीलिए हमारी सरकार ने जगह जगह मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। और सारे मेडिकल कॉलेज जब 5 साल के बाद जब हमको डॉक्टर देंगे तो डॉक्टरों की माने बहुतायत हो सकती है, उसके आधार पर डॉक्टर, क्योंकि अस्पताल की बिल्डिंग से, दवाई से कुछ होना ही होना है। अपने को डॉक्टर चाहिए थे, हमको मेडिकल व्यवस्था करनी है तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए अपने को, और डॉक्टर उपलब्धता के आधार पर ही पोस्टिंग होती है। कुछ समय पहले हमने एक स्टोरी लगाई थी देवतलाव शिव मंदिर की, आसपास गंदगी का नज़ारा देखा गया था बड़े व्यापक स्तर पर। धार्मिक स्थल है, पार्टी खुद गाय गंगा गीता इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा केंद्रित रहती है, उसको लेकर कोई स्थायी समाधान के प्रयास किए गए? क्योंकि जागरूकता एक पक्ष है, लेकिन सरकारी प्रयास किस तरह से किए गए? एक तो अपने ये किया कि हम खुद, आपने पूछा होगा तो लगातार उसकी तालाब की सफाई स्वयं उसमें प्रवेश करके करता था कार्यकर्ताओं का। मेला के टाइम में जो कचड़े लोग फेंकते थे, पत्तियां फेंकते थे, पत्तल फेंकते थे, उनको खुद साफ़ करते थे, मान खुद मतलब व्यक्तिगत उसमें प्रवेश करके साफ़ करते थे। और दूसरा तमाम उसकी सफाई करना। मेन प्रॉब्लम अपने पास ड्रेनेज की है वहाँ, तो प्रबंध समिति में चूँकि मैं उसका सदस्य हूँ, अध्यक्ष उसके डिप्टी कलेक्टर होते हैं, तो उसमें प्रस्ताव पारित करा करके बड़ा ड्रेनेज बनाने का अपन काम कर रहे हैं। तो जब बड़ा ड्रेनेज बन जाएगा, अच्छा होता ये था कि पहले मंदिर के भीतर जो चावल लोग चढ़ाते थे वो चावल पुजेरी ले लेते थे, तो उसको वो ले लेते थे, परंतु अब वो आप जानते इतना सस्ता अनाज हो गया कि उसको भीगे हुए चावल को कोई लेने को तैयार नहीं है, और वो सीधे नालियों में आकर के पूरी नाली को जाम करता है। इसीलिए उसका बड़ा ड्रेनेज करने का अपन ने प्रयास किया है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी से वो नई गढ़ी में भी 1 करोड़ रुपए इसके लिए, 1 करोड़ रुपए अष्टभुजी का मांगा था, वो दोनों उनकी चले गए हैं, पूरा बंद करके तैयार हो गया, आचार संहिता कारण काम नहीं हो पाया। देवतलाव मंदिर को ज़्यादा बेहतर बनाने का। दूसरा, उसकी समस्या
अतिक्रमण की बहुत ज़बरदस्त है। और अतिक्रमण में आप जानते हैं कि वो अदालती फैसले होते हैं, हाई कोर्ट में मामला चल रहा, तमाम सब हो रहा है, उसमें भी कोऑपरेशन नहीं, उसके कारण भी सकरी गलियां होने के बाद। परंतु एक बात मैं आपको बता दूं, देवतलाव मंदिर में जब मेला भरता है पहले हालत ख़राब रहती थी, अब हमने उसको घुमा दिया तालाब की भीटा से चारों, वो परेशानियां अपने को अब नहीं होती हैं, तो आसानी से लोगों को दर्शन हो जाता है, ये प्रयास किया है। आपको मीडिया से इतना परहेज क्यों है? न कभी विज्ञप्ति, न कभी कोई प्रेस वार्ता, मतलब बहुत ऐसा मुझे लगता है कि मुझे परहेज नहीं है, मीडिया को शायद मुझसे परहेज है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मीडिया से बड़ा मित्र कोई हो नहीं सकता है। और इसीलिए आप देखते होंगे हर साल एक बार मैं बैठा करता था अनौपचारिक तौर पर, औपचारिकता नहीं करता, अनौपचारिक तौर पर। और प्रेस में इसलिए नहीं जा पाता कि मैं जानता हूं कि यदि कोई प्रेस में समाचार दिया तो लोग ये कहेंगे कि छपाने भर के लिए करते हैं, इसलिए मैदान में रहता हूँ, वहाँ से जो छप जाए, अपनी तरफ से दे करके नहीं छपाना, ऐसा करें। विपक्ष का आरोप है यहाँ जिले की राजनीति को लेके, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेके, कि अब भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिखने लगी है, अब बिखराव की स्थिति है, एक मंच पर नहीं आते विधायक, नहीं आते, अलग अलग आयोजनों में नहीं दिखते। तो क्या ये 15 साल से सत्ता में रहते हुए क्या ऐसी कोई स्थिति अब निर्मित हो रही है? क्योंकि बीजेपी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये पार्टी उस तरह के जैसा दूसरे दल हैं उस तरह की पार्टी नहीं है। इस पार्टी में जैसे आज ही बैठक थी, आवाज़ बैठक में केवल विधायकों को बुलाया गया, ठीक है ना, अब उसमें पूर्व विधायकों को नहीं बुलाया गया। अब पूर्व विधायक नहीं गए, अपेक्षित नहीं है, तब कोई कह दे कि साहब गुटबाजी हो गई, पूर्व विधायक नहीं गए, तो ये पार्टी का सिस्टम दूसरा है और कांग्रेस पार्टी का सिस्टम दूसरा है। वहाँ पर इंडिविजुअल कल्ट के आधार पर, इंडिविजुअल कल्ट के पर्सन के आधार पर राजनीति चलती है। तो एक आदमी हो गया, उसके पीछे जमी जमात है, इसमें एक आदमी के पीछे कुछ नहीं है, इसमें पार्टी संगठन के पीछे सब कुछ है और उसी संगठन में अपेक्षित या गैर अपेक्षित कार्यकर्ता की हैसियत में मैं भी हूँ। तो कई बैठकों में होता है, अब जैसे वहाँ पर बैठक होती है, आप देखते हैं यदि किसी विधायक को मंच में बैठाने नहीं दिया गया तो उसके समर्थक मुर्दाबाद या जिंदाबाद करते हैं। हमारे यहाँ तय है, यदि हमारी श्रेणी मंच में बैठने वाली नहीं है तो हम नीचे बैठेंगे, भले हम विधायक हों, भले हम मंत्री हों। कई बार हमारे मंत्रियों को नीचे बैठना पड़ता है, हमको भी नीचे बैठना पड़ता है। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है। तो संगठन तय करता है कि किसको कहाँ मंच में रहना है, कहाँ किसको मंच में बैठना है। हम नहीं तय कर सकते कि हम बैठेंगे उस मंच में। तो इसलिए इसको गुटबाजी के बतौर नहीं देखना चाहिए, ये पार्टी की व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुसार ही सब होता है, गुटबाजी कहीं कुछ नहीं है। एक सवाल हर जनप्रतिनिधि से इस समय पूछा जा रहा है एट्रोसिटी एक्ट को लेके, आपका क्या मानना है? नहीं, हमारी मान्यता देखिए, इसको एक तो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। एट्रोसिटी एक्ट हमारी सरकार का नहीं है। मैं उस समय वकालत करता था, 1989 में एट्रोसिटी एक्ट आया और तब भी उसमें 438 का प्रोविज़न नहीं था। ये गलत कहते हैं कि उसमें कोई जमानती अपराध था, कोई जमानती अपराध नहीं था। एट्रोसिटी एक्ट के भीतर 3(1) जैसे लगा, 3(1) से लेकर के 10 तक वो सारे गैर जमानती 438 अप्लीकेबल नहीं है, ये उसी में लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। उसका बाय मीडिया ये था कि 482 सीआरपीसी में प्रोविजंस है, उस प्रोविजन से हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर या सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है। तो 482 में जाकर के हम स्वतः वकालत करते थे, तो 482 में जाकर के अपन प्रयास ये करते थे कि हाई कोर्ट को वो ये संतुष्ट करें कि इसमें वो पार्ट नहीं बनता है, बाकी पार्ट बनते हैं, इंडियन पिनल कोड के पार्ट बनते हैं, पर बाकी पार्ट नहीं बनता है। तो पार्ट नहीं बनता तो 482 में इंटरफियर करके हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए, और ऐसा करके हाई कोर्ट करती थी। तब उसको चाहे अग्रिम जमानत का स्वरूप मान लीजिए, चाहे उसका मान लीजिए, तब भी था, आज भी है, तब भी था, आज भी है कि FIR यदि आई है तो 154 का प्रोविजंस ये है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना यदि आई है तो पुलिस वाले को FIR करना ही करना पड़ेगा, कोई प्रोविजंस नहीं है को काम। 154, 155 दो धाराएं हैं सीआरपीसी में, तो 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हो गया और 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हो गया। तो 154 के भीतर से सूचना आई है किसी को चोट लगी है, किसी को मारपीट है, किसी को घायल अवस्था में लाया गया है, तो 154 के भीतर कॉग्निजेबल दिखाई पड़ता है, तो वो तो होगा, अब वो करना पड़ेगा उनको। तो फिर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया देश भर में। आंदोलन चुनाव है ना, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इसी रीवा के भीतर आप सबने देखा होगा
कि 3-4 चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई हैं। एक समय आज से 4-5 महीने पहले एक बड़ा हल्ला हुआ था कि वो राशन कार्ड में कोई अनाज लेने जाएगा तो उसको एक पत्नी दी जाएगी, ये बड़ा हल्ला हुआ था, 1-1.5-2 महीने चला था। एक हल्ला एक बार में आया कि सिलौटी लोढ़ा टाँके जा रहे हैं, तो सारे घर के लोगों ने सिलौटी लोटा बाहर कर दिया। एक ज़माने में आया कि चोटी कट रही है, आप सब लोगों ने छापा चोटी, वो भी महीना 1.5 महीना चला। एक ज़माने में गणेश जी दूध पी रहे थे, वो भी 1.5 महीना चला। उसी तरह से चुनाव चलेगा 1.5 महीना के बाद सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऐसा करके है उसमें। नहीं, पार्टी से तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात की राकेश सिंह से, उन्होंने कहा कि सिंगल एक ही लाइन है कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है, बस इतना कह के। हम कहाँ करें, हमारा विषय ही नहीं है, ये राकेश सिंह का विषय होगा क्योंकि वो लोकसभा में है, हमारे अध्यक्ष का विषय हो सकता है। हम लोग लोकसभा में नहीं, विधानसभा में तो मेरे सामने आया नहीं। आपकी पार्टी के एक पूर्व विधायक पार्टी छोड़ के चले गए और सवर्ण समाज पार्टी पुरानी पार्टी में चले गए, ये पूरा आपने जिस तरह से बताया कि ये थोड़े टाइम फ्रेम के लिए आया है, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी हैं। और इसको आप नोट कर लीजिए, हमको 2 महीने बाद मिलिएगा। हाँ। 2 महीने बाद मिलिएगा, फिर बताइएगा कि इसमें कोई आंदोलन हो रहा कि नहीं हो रहा। 11 दिसंबर के रिजल्ट आने के बाद हमको बताइएगा कि तो कोई हो रहा है। और फिर दूसरा एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने मैनिपुलेटेड रूप से ऐसा करके एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया जिससे बीजेपी से नाराज होकर के लोग कांग्रेस की तरफ जाएं। तो मैंने तो कहा, कई कांग्रेस के लोगों से कहा, सपाक्स के लोगों से कहा, हमने कहा भैया कांग्रेस के लोगों से बात कर लो, माननीय राहुल गांधी जी से इंटरव्यू करा करके, एक स्टेटमेंट नहीं पूरा इंटरव्यू करें प्रेस बुला में, और प्रेस में खड़े होकर के करें कि कांग्रेस पार्टी की यदि सरकार बनी तो हरिजन अत्याचार निवारण अधिनियम को भी खत्म कर देंगे और आरक्षण का भी समापन कर देंगे। तो चलिए हम भी कहते हैं कि वोट कांग्रेस को करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पर ये करेंगे क्या? वो केवल आपका वोट लेकर के फिर गोलमोल जवाब देंगे। तो ये करने से बेहतर है कि अब 2 महीने इंतजार कर लीजिए, 11 दिसंबर आ जाने दीजिए, फिर देखिए उसके बाद आंदोलन की स्थिति क्या होती है। और अभी इतने दिन से हो गया, कोई बता दे एक भी गिरफ्तारी हुई हो, एक भी रिपोर्ट हुई हो, कोई बतावे तो। अब ये कह करके कि साहब फला जगह मामला हो गया, तो एक जगह मुझसे मिले लोग, तो ये कहा कि साहब एक मामला हो गया हरिजन अत्याचार का। तो हमने भी पता लगाया कि ऐसे कैसे हो गया मामला। तो पता लगा कि उसको हरिजन को, बेचारे को, अनुसूचित जात के व्यक्ति को उसको फरसा मारा था और वो 7 दिन अस्पताल में भर्ती था। अब उसमें भी मामला कायम हो गया। एक का हाथ तोड़ दिया था, उसमें मामला कायम हो गया। तो अब वो मामला तो कायम होगा। अब ऐसा करके थोड़ी कहा जा सकता है कि नहीं साहब 302 के अपराध का जो इंडियन पिनल कोड में मृत्युदंड का सेक्शन है उसको हटा लिया जाए तब हम रहेंगे इस संसार में, ऐसा नहीं चलता। हाँ, यदि ऐसा करके है तो ये मूल्यांकन करने का, पुनरावलोकन करने का काम लोकसभा को है। और लोकसभा में यदि लोकसभा सांसद मिले, उनसे बात करने की आवश्यकता, हम लोगों को इसमें न राय देने की अधिकारिता है, न उसको वापस करने की अधिकारिता है, न उसमें कुछ करने की आवश्यकता है। ठीक। अगले विधानसभा चुनाव के लिए किन प्रमुख कार्यों के आधार पे आप चुनावी मैदान में होंगे? जो हमने काम किया 5 साल, जैसे इस तरह की मांग थी कि रायपुर से सीतापुर पन्नी मार्ग का उन्नयन हो, रिनोवेशन हो, और वाकई में बहुत पुरानी मांग थी, चलने लायक नहीं थी, इसमें भी दो राय नहीं। उसके लिए हमने 2010 में साइकिल चलाई, मुख्यमंत्री को मनिकवार ले आए और वहाँ पर 100 करोड़ रुपए की सौगात उनसे प्राप्त की। आज आप जाएंगे तो सड़क बनती हुई दिखाई पड़ रही है। 6-7 महीने में, साल भर के भीतर वो सड़क बेहतरीन सड़क बन जाएगी। दूसरा, हमारे नई गढ़ी इलाके के भीतर बाण सागर का पानी खेतों में पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि वो ऊंचाई के भीतर है। 3000 जो फीट की ऊंचाई समुद्र तल से होती है, उसकी ऊंचाई को पार करने की स्थिति थी उसमें। तो उसमें कोई सिस्टम नहीं था कि हम पानी पहुंचा सकें। बातचीत करके सरकार से एक बढ़िया मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके अपन ने 863 करोड़ की योजना नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट ला करके अब प्रयास ये कर रहे हैं कि किसानों के हर खेत को पानी पहुंच जाए। और ऐसा नहीं कि कोई योजना है, बजट में पास है, पैसा आ गया, टेंडर हो गया, ठेकेदार निश्चित हो गया, उसका काम भी शुरू हो गया है। इस तरह की योजनाएं हैं। तो ये तमाम स्कूलों के उन्नयन, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी, जूनियर से हाई स्कूल, इस तरह के जो काम हुए हैं। और दूसरा काम ये हुआ कि जो शिक्षण दान से मुख्यमंत्री की तरफ से हमने जो दिलवाने का काम किया गांव के भीतर, वो है। और तीसरा, लगातार जनसंपर्क सुख दुख में शामिल होकर के सब कुछ जनता के हाथ में छोड़ दिया है। अपन तो यदि पार्टी उम्मीदवार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी को
हमको बनाती है किसी को बनावे, जो उम्मीदवार होगा इन्हीं आधार पर ये कहेंगे कि देव तालाब से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जरूरत है, जिससे मध्य प्रदेश में चौथी बार माननीय शिवराज के नेतृत्व में फिर सरकार बन सके। आपके परिवार के एक सदस्य कांग्रेस में चले गए, क्यों ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाया कि घर का सदस्य ही दूसरी पार्टी में चला गया? अब इसका तो कोई जवाब हो नहीं सकता। राजनीति में व्यक्ति की महत्वाकांक्षा भी बहुत मायने रखती है। इसको इस संदर्भ में क्यों नहीं देखते कि हमारे पिता की संयुक्त संपत्ति थी, 4 भाई क्यों बट गए, अलग अलग क्यों उनने अब घर बना लिया, अलग अलग क्यों खेती बाड़ी करने लगे, अलग अलग क्यों व्यापार करने लगे, ये तो उस दृष्टिकोण में देखिए ना उसको। ठीक है, बड़ी चुनौती कांग्रेस या बसपा? अब वैसे तो पिछली बार मैं एक उदाहरण दे दूं, पिछली बार के चुनाव में 2013 में ये कहा जाता था कि मैं कहीं टक्कर में नहीं हूँ, टक्कर बहुजन और कांग्रेस की है। तो मैं सभाओं में कहता था कि हाँ ठीक कहते हो, वाकई में टक्कर उन्हीं की है, टक्कर बहुजन और कांग्रेस में हो रही है। मेरी कोई टक्कर नहीं, क्योंकि मैं एकदम से वो टक्कर हूँ, इसलिए कि मेरी टक्कर ही नहीं किसी से। तो कौन चुनौती में मैं ये नहीं कह सकता, जनता के हाथ में छोड़ दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि देव तालाब में भारतीय जनता पार्टी वो टक्कर है, कोई किसी के टक्कर में नहीं है। ये हमारे साथ थे गिरीश गौतम जी, देव तालाब से विधायक हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। कम्युनिस्ट आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, विधायक बने और सिर्फ एक आधार जनसंपर्क जिसके बूते वो अगले चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।